नमस्कार मित्रों। भीम भाष्य ये मेरे ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भीम भाष्य इस दृक श्राव्य श्रृंखला के माध्यम से महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी उसके 25 पहलू 25 आविष्कार मैं आपके सामने सादर करने जा रहा हूं। इस दृक्श्राव्य श्रृंखला में 15 से 20 मिनट का एक ऐसे कुल मिला के 54 एपिसोड्स शामिल है। भीम भाष्य इस महाश्रृंखला के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार, उनका कार्य, उनकी फलसफी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने हमारे देश के लिए जो सपना देखा था वह मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। मित्रों, भीम भाष्य इस महाश्रृंखला के 11वें चरण में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के शुरू के जो वर्ष थे, जब वो प्रांतिक विधायक के रूप में उभर आए, उन वर्षों की हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले इसके पीछे जो राजनीतिक पृष्ठभूमि थी उसको समझना जरूरी है। देखिए, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की। ये घोषणा मैं पहले अंग्रेजी में बताऊंगा और फिर उसका सरल हिंदी अनुवाद आपको पेश करूंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घोषणा थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट adopted, and I quote, a policy of increasing association of Indians in every branch of administration and gradual development of self-governing institutions with a view to a progressive realization of responsible government in India as an integral part of the British Empire, unquote. इसका मतलब ये है, प्रशासन के हर शाखा में भारतीयों का सहभाग बढ़ाते हुए आहिस्ता आहिस्ता स्वयं शासित संस्थाओं का निर्माण करते हुए निरंतर प्रक्रिया से ब्रिटिश साम्राज्य के अविभाज्य घटक के रूप में भारत में उत्तरदायी शासन बनाने की नीति का स्वीकार कर रहे हैं। ये वो ऐतिहासिक निर्णय था। इसके बाद आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये जो रिफॉर्म्स थे ये संवैधानिक सुधार उसके प्रस्ताव थे और उन प्रस्तावों के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये पारित हो गया। भारत सरकार का कायदा 1919 का कायदा ये पारित हो गया। ये जो भारत सरकार का कायदा था 1919 का कायदा, इस एक्ट के तहत मुंबई इलाके की जो विधान परिषद थी उसमें जो चुनाव के माध्यम से आए हैं ऐसे सदस्यों की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करने का निर्णय किया गया कि उनकी संख्या नामित सदस्यों से ज्यादा रहेगी, उनकी संख्या अधिकृत सरकारी सदस्यों से भी ज्यादा रहेगी। मैं तो ये भी कहूंगा कि दोनों को मिलाकर जो संख्या होती है उससे भी ज्यादा संख्या चुनावी सदस्यों की होगी। ये प्रोविजन इस एक्ट में थी। इसी एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजन थी। वो ये थी कि बहिष्कृत समाज से आए हुए बहिष्कृत समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक जगह, नामित सदस्य की एक जगह रखी गई थी।
और ये जो प्रोविजन थी 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में, इस प्रोविजन पर अमल करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उनकी अपनी जो सामाजिक संस्था थी, जो कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा के नाम से जानी जाती थी, उस सामाजिक संस्था की तरफ से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कई निवेदन ब्रिटिश सरकार को दिए कि उनका यह कहना था कि ये जो संख्या है, इतना बड़ा बहिष्कृत समाज है, उसको प्रतिनिधित्व देने के लिए केवल एक नामित सदस्य होना ये काफी नहीं है, इसकी संख्या, इसकी मात्रा बढ़ाई जाए। ये आग्रहपूर्वक प्रतिपादन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर करते आए थे। आखिर में 1926 में ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर अम्बेडकर जी की सुन ली और उन्होंने दिसंबर 1926 में बहिष्कृत समाज से आए हुए नामित प्रतिनिधियों की संख्या दुगुनी कर दी, मतलब एक के बजाय 2 कर दी। और वो 2 जगह पर 2 व्यक्तियों की नियुक्ति हो गई। वो 2 व्यक्ति थी, पहले तो अर्थात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और दूसरे थे डॉक्टर पी.जी. सोलंकी। ये डॉक्टर अम्बेडकर जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि उनके लिए विधायक के रूप से एक लंबे अरसे तक चलने वाला जो करियर था, उस करियर की यहां शुरुआत हो गई थी। मुंबई इलाके के नामित सदस्य के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बहुत ही जल्द अपना स्थान बना लिया, बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त की, क्योंकि उनके सारे विवेचन जो थे अभ्यासपूर्ण थे, विश्लेषणात्मक थे और विस्तृत हिमायतें उन्होंने जो की, इंटरवेंशंस उन्होंने की, उसकी वजह से उन्हें विशेष रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई। इसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले चरण में, 10वें चरण में हमने विस्तृत चर्चा की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के शिक्षाविद, इस पहलू की हम लोगों ने जब चर्चा की तो उसमें मैंने बताया था आपको कि शिक्षा का जो विषय था, चाहे वो शालेय शिक्षा हो या तो महाविद्यालयीन शिक्षा हो या तो विश्वविद्यालयीन शिक्षा हो, सब के बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने मुंबई इलाके के विधान परिषद में हर बार जब शिक्षा का विषय आता था तो उसमें बड़ा हिस्सा लेकर उन्होंने ठोस प्रस्ताव मुंबई इलाके के विधान परिषद में पेश किए थे। तो 1927 की बात है, मार्च 1927, सदन में यानी कि विधान परिषद में जब शराबबंदी की बात आ गई, अब चर्चा जब हो रही थी, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने युक्तिवाद किया। उनका यह प्रतिपादन था कि सरकार की जो प्रोहिबिशन की यानी कि शराबबंदी की जो नीति है, ये पूरी तरह से फेल हो गई है, पूरी तरह से ये नाकामयाब हो गई है। क्यों? क्योंकि देसी शराब पर सरकार ने ज्यादा टैक्स लगा दिया है और देसी शराब पर ज्यादा टैक्स लगाने की वजह से लोग जो है वो वैध शराब पीने के बजाय अवैध शराब की तरफ मुड़ गए हैं। इसका नतीजा ये हो गया है कि सरकार के पास जितना राजस्व, जितना रेवेन्यू आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। डॉक्टर अंबेडकर जी का ये मानना था कि शराबबंदी की जो बात है, वो शराबबंदी के लिए वित्तीय समाधान निकालना बहुत जरूरी है, ताकि सरकार अपने संसाधनों का उचित विनियोग कर सकती है और उसके लिए एक्साइज पॉलिसी जो है उसमें यथायोग्य बदलाव ला सकती है। डॉक्टर अंबेडकर का ये आग्रहपूर्वक प्रतिपादन था कि सरकार को धैर्य दिखाना चाहिए। जिन लोगों पर टैक्स नहीं है
उन पर टैक्स लगाने के लिए धैर्य होना जरूरी है, और जिन लोगों में टैक्स झेलने की क्षमता है उन पर टैक्स बढ़ाने के लिए भी जो धैर्य चाहिए, राजनीतिक धैर्य चाहिए, ये सरकार को बताना चाहिए। एक दूसरे मौके पर जुलाई 1928 की बात है, मुंबई इलाके के विधान परिषद में मैटरनिटी बेनिफिट बिल का प्रस्ताव आ गया था, जिसका बहुत अच्छी तरह से समर्थन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया। इस बिल पर जब चर्चा हो रही थी, सदन में जब चर्चा हो रही थी, तो कई सदस्यों ने मुद्दा उठाया था, प्रसूति ये कोई अपघात नहीं है, इसलिए जिसे वर्कमन्स कॉम्पेंसेशन एक्ट कहते हैं वो यहां औरतों को लागू नहीं पड़ता है। इसका बहुत प्रभावी खंडन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि प्रसूति ये कोई अपघात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं को प्रसूति पूर्व और प्रसूति के पश्चात दोनों समय पर कुछ रेस्ट मिलना, कुछ विश्राम उनके लिए होना, ये उनके लिए जरूरी है, ऐसी बात नहीं है, वो देश के हित में है। ये मुद्दा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उठाया कि सारी माताओं को प्रसूति पूर्व और प्रसूति के बाद कम से कम विश्राम मिलना निहायत ही जरूरी है, और ये देश के हित में है। ये मुद्दा उन्होंने उठाया। आगे चलकर अक्टूबर 1932 में जब सदन में विलेज पंचायत बिल पेश हुआ, तब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर सहभाग किया। उनका यह कहना था, इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि आप समझ लीजिए। वो जमाना ऐसे था कि महात्मा गांधी लोगों को बता रहे थे कि आप गांव की तरफ चलिए, गांव की ओर चलिए, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बिल्कुल उल्टा कह रहे थे। वो ग्रामवासियों को कह रहे थे कि आप शहर की तरफ चलिए। ये जो परस्पर विरोधी भूमिका थी, उसका प्रत्यंतर यहां भी आ जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा कि कुछ लोग हमारी जो परंपरा से चलती आई हुई जो विलेज पंचायत है, ग्राम पंचायत है, उसकी बहुत तारीफ करते हैं, और कुछ लोग तो यहां तक पहुंचे हैं कि उनको वो रूरल रिपब्लिक्स कहते हैं, यानी कि ग्रामीण प्रजासत्ताक कहते हैं। ये निर्देश महात्मा गांधी की तरफ होगा। फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा, और मैं ये पहले अंग्रेजी में बताता हूं और फिर हिंदी में बताता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा, आई हैव नॉट द स्लाइटेस्ट हेजिटेशन in saying that they have been the bane of public life in India. मुझे इस बात को कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है कि जो ग्राम पंचायत की पारंपरिक व्यवस्था चली आ रही है, ये हमारे सार्वजनिक जीवन में एक बड़ी आपत्ति है। इस बात पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जोर दिया है, बल दिया है। इसका स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने जो कहा वो भी मैं पहले अंग्रेजी में कहना चाहता हूं और फिर हिंदी में उसका सरल अनुवाद आपको बताना चाहता हूं। डॉक्टर अंबेडकर सेड, एंड आई कोट, इफ इंडिया हैज नॉट सक्सीडेड इन प्रोड्यूसिंग नेशनलिज्म, इफ इंडिया हैज नॉट सक्सीडेड इन बिल्डिंग अ नेशनल स्पिरिट, द चीफ रीजन फॉर दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द विलेज सिस्टम। अगर भारत में राष्ट्रीयत्व उभर नहीं आया है, अगर भारत में राष्ट्रीय भावना का उभरना नहीं हुआ है, तो उसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि हमारी गांव की व्यवस्था, ये उसके लिए जिम्मेदार है। इसका भी स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है, वो भी मैं पहले अंग्रेजी में कहूंगा और बाद में हिंदी में आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा, and I quote, it made all the people saturated with local particularism
with local patriotism, and it left no room for larger civic spirit, none whatsoever. Unquote. मतितार्थ इसका यह होगा हिंदी में, स्थानिक समस्याओं को केंद्र बिंदु मानने वाला स्थानिक देश प्रेम लोगों के मन में भर देता है और इसी वजह से व्यापक राष्ट्रीयत्व की जो भावना है उसके लिए कोई भी जगह नहीं बचती। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कहना है। मित्रों, आज के जमाने में जो स्थानिक अस्मिता बहुत बढ़ गई है और राष्ट्रीयता की भावना उतनी ही कम हो गई है, ये चित्र डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 100 बरस पहले हमें बतलाया था, जो कि अभी सच निकला है। यह और एक उदाहरण है जो दर्शाता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जमाने के कितने आगे थे, 100 बरस तक आगे थे। इसी का ये उदाहरण समझा जा सकता है। इस बिल में जो प्रोविजन थी कि ग्राम पंचायत ये सबके लिए मताधिकार, इस तत्व पर उनके चुनाव होने चाहिए। उनका यह कहना था कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मतलब सबके लिए मताधिकार यह आवश्यक जरूर है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। इट इज नेसेसरी बट इट इज नॉट सफिशिएंट। इसका स्पष्टीकरण देते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा कि जो बहिष्कृत समाज है वो हर एक गांव में अल्पसंख्याक है। आप सबके लिए मताधिकार देंगे, उसका मतलब ये नहीं कि जो अल्पसंख्याक है वो बहुसंख्याक हो जाएंगे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अगर ग्राम पंचायत आ रही है तो उसमें जो अल्पसंख्याक लोग हैं उनके लिए विशेष प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और खासकर जो बहिष्कृत समाज के लोग हैं उनके लिए ग्राम पंचायत में विशेष रूप से प्रतिनिधित्व होना निहायत ही जरूरी है। ये उन्होंने इस बात पर उन्होंने बल दिया, ऐसे उन्होंने बहुत आग्रहपूर्वक प्रतिपादन किया। और भी कई उदाहरण हैं, लेकिन दोस्तों इस सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगले जो 2 चरण हैं वो चरण में हम उसकी चर्चा करेंगे, एक बहुत अलग पहलू की चर्चा करेंगे। जो पहलू है ब्रिटिश सरकार को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो प्रस्तुतिकरण किया, अलग अलग समस्याओं पर उनके सामने जो स्टेटमेंट्स दिए, जो प्रस्तुतिकरण किया, उसके बारे में, और ये बहुत महत्वपूर्ण था, उसके बारे में हम अगले 2 चरण में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं, लेकिन जाने से पहले आप सबको विनती है, अगर आपको ये दृक्श्राव्य श्रृंखला भीम भाष्य अगर पसंद आती है, उसे लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।